हेलो दोस्तों, मैं हूं विरल ज्ञानमैन से। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं वायर रोप बेसिक कंस्ट्रक्शन का वीडियो। ये वीडियो में आप सीखने वाले हैं वायर रोप का बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, फिर वायर रोप में अलग अलग लेइंग कैसे होते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऑर्डिनरी लेंथ ले किसको कहते हैं, आईएस स्टैंडर्ड वायर रोप का कौन सा है, फिर हमको रोप कंस्ट्रक्शन से अगर रोप को ऑर्डर करना है तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, उसका नोमेक्लेचर क्या है, वो सब हम ये रोप कंस्ट्रक्शन के वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे। पहले हम देखते हैं वायर रोप कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो वायर रोप कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है? वायर रोप कंस्ट्रक्शन में जनरली 3 चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है: कोर, स्ट्रैंड और कितने वायर है स्ट्रैंड में वो, और उसका ले स्ट्रैंड कैसे लेइंग है, स्ट्रैंड के अंदर के वायर कैसे लेइंग किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो कोर जो रहता है वो क्या है, फाइबर कोर रहता है, WSC वायर स्ट्रैंड कोर रहता है, या तो इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर IWRC रहता है। फिर कोर किसको कहते हैं? इसको। वो ये 3 टाइप का हो सकता है। स्ट्रैंड किसको कहते हैं? इसको। ये जो कोर के आजू बाजू हेलिक्स में लपेटे हुए रहते हैं ना, उसको स्ट्रैंड बोलते हैं। वो स्ट्रैंड वायर से बनता है, बहुत सारे वायर मिला के एक स्ट्रैंड बनाते हैं, तो उसके अंदर का ये वायर्स रहते हैं और सेंटर में एक सेंटर वायर भी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी बेसिक कंस्ट्रक्शन वायर, स्ट्रैंड और कोर के बारे में। ठीक है, और ये सब हेलिक्स शेप में लपेट के एक पूरा वायर रोप बनता है। अभी दोस्तों वायर रोप तो बन गया, पर वायर रोप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ले, कि उसका लेइंग कैसे है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? राइट हैंड ले, लेफ्ट हैंड ले, कैसे पता चलेगा? तो ये जो स्ट्रैंड्स रहते हैं ना वायर रोप के, वो स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप सामने खड़े रहेंगे तो ये स्ट्रैंड कैसे देखो, राइट में जा रहा है तो ये राइट हैंड ले है, ये लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड ले है। ठीक है, और दूसरा है उसका ऑर्डिनरी ले है कि लेंस ले है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो पता चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप वायर रोप मंगाओगे तो राइट हैंड ले मंगाया, जब आपका ऊपर का ड्रम लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड ग्रू है तो आपको राइट हैंड ले वायर रोप भी मंगाना पड़ेगा, और ऐसे राइट हैंड ग्रू है तो आपको लेफ्ट हैंड वायर रोप मंगाना पड़ेगा। क्यों? तभी वो उसमें एकदम फिट बैठेगा। तो ये तो हो गई राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात। अभी ऑर्डिनरी लेंस ले किसको बोलते हैं, ये देखिए। ऑर्डिनरी ले में क्या रहता है कि मेरे जितने भी स्ट्रैंड है ना, वो दिख रहा है आपको राइट में जा रहा है, तो ये राइट हैंड ले तो हो गया। बट राइट हैंड ले उसके हर एक स्ट्रैंड के वायर रोप देखिए लेफ्ट जा रहे हैं, मेरे स्ट्रैंड राइट में जा रहे हैं, पर उसके इंटरनल्स जो वायर है ना वो लेफ्ट साइड जा रहा है, जिससे मेरा स्ट्रैंड बनता है। तो ये ऑर्डिनरी ले है। अभी लैंग ले में क्या होता है? लैंग ले में होता है कि मेरे स्ट्रैंड देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो ऐसे उसके जो इंटरनल जिससे वायर से एक स्ट्रैंड बनता है वो भी मेरे राइट हैंड साइड ही जा रहे हैं, तो ये लैंग ले है। जनरल पर्पस में अपना ये ऑर्डिनरी ले ही यूज़ होता है, पर जहाँ पे बेटर वियर प्रॉपर्टीज चाहिए तो यहाँ लैंग ले यूज़ होता है। पर कहाँ के आपको मतलब एक एंड उसका ओपन रखना है, कोई ऐसी हार्बर क्रेन या कहीं पे आपको, तो वहाँ पे ऑर्डिनरी ले यूज़ होता है, लैंग ले यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंग ले को यूज़ करने के लिए बोथ साइड पे आपको एंड को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। तो ये पता चल गया आपको कि राइट हैंड ले, लेफ्ट हैंड ले क्या है और ऑर्डिनरी लैंग ले क्या है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों रोटेशन रेजिस्टेंस रोप के बारे में। कहीं कहीं जगह एकदम क्रिटिकल एप्लीकेशन है कि जहाँ पे थोड़ा भी रोटेशनल मूवमेंट जो रोप का ट्विस्टिंग रहता है वो अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ पे रोटेशन रेजिस्टेंस रोप यूज़ होता है। वो मल्टी स्ट्रैंडेड रोप भी कहते हैं, उसमें लैंग ले ऑर्डिनरी ले दोनों यूज़ होता है। ठीक है, और जो पर उसका मेन क्या है फंडा, कि अगर ये मेरा क्या है रोप है, उसमें आउटर स्ट्रैंड है और सेंटर में एक मेरा कोर रहता है IWRC इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर। अगर मेरा वो कोर एक इंडिपेंडेंट वायर ही है तो वो अगर लेफ्ट हैंड में ले है तो मेरा जो आउटर है वो राइट हैंड होगा, मतलब दोनों अपोजिट होंगे। अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये राइट हैंड होगा। तो क्या होगा ये देखिए, जब मेरा रोप टेंशन में आता है तो वो ट्विस्टिंग करने का ट्राई करता है, तो मेरा इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन का रोप है लेफ्ट हैंड वाला वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड ट्विस्ट होने का ट्राई करेगा और बाहर वाला राइट साइड। तो ये दोनों इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि दोनों अपने अपने फोर्स को इक्वलाइज कर देते हैं, तो वो वायर रोप पे इफेक्ट नहीं आता है और मेरा जो रोटेशन है वो नहीं होता है वायर रोप का। तो ये हो गया रोटेशन रेजिस्टेंट रोप के बारे में। अभी हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ वायर रोप। तो कोई भी वायर रोप आप समझ लो कि आपको मंगाना है, तो क्या क्या ध्यान रखोगे? स्ट्रैंड कितना है, नंबर ऑफ वायर कितना है, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स हम क्या ऐड करते हैं।
तो वो सब आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। पर उससे पहले जानने वाली बात है कि क्रेन और हॉइस्ट के जो वायर रोप रहते हैं ना, उसका आईएस स्टैंडर्ड है 2266। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रोप आता है। तो ये स्टैंडर्ड में जो स्पेसिफिकेशन है वो सब वो फॉलो करते हैं अगर हम आईएस स्टैंडर्ड का रोप लेते हैं तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। अभी आएगा नॉमेनक्लेचर। समझो कि मुझे रोप मंगाना है 22 mm का, तो मैं कैसे लिखूंगा? 22 mm डाया रोप 6x36 IWRC 1960 UNG RHO। अभी ये सबका मीनिंग समझिएगा। 22 mm डाया तो नॉमिनल डायामीटर है। अभी 636 क्या है? मेरे रोप का कंस्ट्रक्शन है, 6 स्ट्रैंड रहेंगे उसमें और हर एक स्ट्रैंड में 36 वायर्स रहेंगे। फिर IWRC क्या है? वो मेरा कोर टाइप है। कोर कैसा है मेरा? तो इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर है। 1960 क्या है? वो रोप का ग्रेड है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफाइन करता है, वो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। UNG मतलब अनगैल्वेनाइज, मतलब कहीं पे ऐसा होता है कि जहाँ पे हॉट वाटर है, कोई केमिकल वाटर है, तो वो वायर रोप करोड़ होने का, कोरोजन लगने का ट्राई करेगा, तो उसको हम उस गैल्वेनाइज यूज करेंगे। और RHO मतलब राइट हैंड ऑर्डिनरी ले। मैंने आपको समझा, राइट हैंड मतलब मेरे पूरे स्ट्रैंड्स राइट में जा रहे होंगे, ऑर्डिनरी मतलब उसके वायर्स लेफ्ट में जा रहे होंगे। ओके, तो ये ऐसे ये पूरा स्पेसिफिकेशन देके आप वायर रोप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी ग्रेड्स जो मैंने आपको बताया था, अभी वायर रोप जो कंस्ट्रक्ट होता है ना, वो मटेरियल होता है प्लाउ स्टील। अभी ग्रेड उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड होता है। 1570 ग्रेड का है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? 1570 न्यूटन पर mm²। अभी 1770 ग्रेड भी आता है, उसमें इम्प्रूव्ड प्लाउ स्टील बोलते हैं, तो वो 1770 न्यूटन पर mm² रहेगी। फिर एक्स्ट्रा इम्प्रूव्ड प्लाउ स्टील जो मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया था 1960 ग्रेड का, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 1960 न्यूटन पर mm² रहेगी। और एक्स्ट्रा इम्प्रूव्ड प्लाउ स्टील तो उसकी 2160 न्यूटन पर mm²। तो ये अलग अलग ग्रेड हो गए। कैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट है, वो उस हिसाब से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी हम जाएंगे सबसे मेन चीज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? अभी मेरा रोप जब बन जाता है तो मैन्युफैक्चरर क्या है, उसका एक सैंपल लेता है, फिर वो सैंपल को वो एक ब्रेक हो तब तक उसको वो लोड देता है, उसको मिनिमम ब्रेकिंग लोड कहते हैं। अभी मिनिमम ब्रेकिंग लोड को मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके सेफ वर्किंग लोड मेरा डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि सेफ वर्किंग लोड डिसाइड ऐसा ही होता है। मेरा एक रोप कितने पे ब्रेक होता है उस पर डिपेंड करता है कि मेरा सेफ वर्किंग लोड कैसा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको स्टैंडर्ड से मिलता है और हर एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का रहता है, और मिनिमम ब्रेकिंग लोड हमको मैन्युफैक्चरर टेस्ट करके देता है। तो मिनिमम ब्रेकिंग लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो अपना सेफ वर्किंग लोड हमको मिलेगा। अभी सेफ वर्किंग लोड नेवर कैन बी ओवर रेंज और ओवरलोडेड, मतलब सेफ वर्किंग लोड वो अपनी क्रेन एकदम सेफ्टी से चलाने के लिए जो रोप का स्टैंडर्ड है वो है, उसको कभी भी ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए, और ये ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों। अभी सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी दोस्तों आप लगेगा टेस्ट सर्टिफिकेट, कोई भी रोप मैन्युफैक्चरर जब रोप सप्लाई करता है स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर, तो वो रोप टेस्ट सर्टिफिकेट साथ में भेजता है। अभी एग्जांपल के तौर पे उषा मार्टिन लोगे तो उषा मार्टिन के रोप के साथ ये टेस्ट सर्टिफिकेट आता है, बट उसमें ये सब लिखा रहता है, उसका मिनिमम ब्रेकिंग लोड, उसका सेफ वर्किंग लोड, उसका सब उसमें मेंशन रहता है। तो कई लोग इसको मिसप्लेस कर देते हैं या नहीं रखते, फाड़ देते हैं। पर ये क्यों जरूरी है कि जब अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है या कुछ भी कंडीशन में आपका वायर रोप ब्रेक होता है और बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो वो कंडीशन में आपका रोप एकदम सही क्वालिटी का था, वो दिखाने के लिए वाइटल एविडेंस आपका टेस्ट सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों जब तक आपका वायर रोप यूज में है तो उसका टेस्ट सर्टिफिकेट रखना मस्ट है। तो अभी से आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और जो भी टेस्ट सर्टिफिकेट है उसको आप साथ में रखिएगा। ओके दोस्तों, तो ये था वायर रोप कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आज हमने वायर रोप कंस्ट्रक्शन में क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि वायर रोप का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, वायर स्ट्रैंड ले कैसे होता है, उसके बाद मेरे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मेरे ग्रेड्स, नॉमेनक्लेचर, फिर टेस्ट सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सब आज हमने ये वीडियो में सीखा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।